नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज का बुलेटिन कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हो सकता था। हम आपको बता सकते थे कि भारत अगला G20 सम्मेलन कश्मीर में करवाकर पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है। हम आपको उस आत्मविश्वास के बारे में बता सकते थे जिससे सराबोर होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के मुखिया आर माधवन ने कहा कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया के लिए टॉप चॉइस बनकर उभरा है, यानी भारत अब हथियारों के निर्यात की दिशा में सोच रहा है। हम आपको यह भी बता सकते थे कि कैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वैज्ञानिकों ने ऐसा मच्छर तैयार किया है जो वातावरण में जाकर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों की जगह ले लेगा, बीमारियों पर काबू करने में मदद करेगा। लेकिन इस वक्त देश की पूरी ऊर्जा 3 शब्दों ने चूस रखी है: आहत, नफरत और अपराध। जिस सिस्टम से उम्मीद की जाती है कि वो गाड़ी को पटरी पर लाएगा, वही घर फूंक कर तमाशा देखने में लगा हुआ है। आज पूरे दिन लोग आहत हुए, नफरत फैलाई और अपराध करने के लिए आम लोगों को उकसाया गया। तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते भारत के पांव पीछे खींचने वाले इन महानुभावों की कारस्तानियां डॉक्यूमेंट की जाएंगी आज दिन की बड़ी खबर में, ताकि आप समझ सकें कि असली मुद्दों से लगातार ध्यान भटकाने वालों की फौज में कौन कौन शामिल हैं। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो हिमाचल के कुल्लू का है। यहां की मणिकर्ण घाटी में चोज नाले के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। कुल्लू में देर वक्त से बारिश हो रही थी। अचानक बादल फटने के बाद आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। 2 कस्बों को आपस में जोड़ने वाला पुल भी तेज रफ्तार के पानी की चपेट में आ गया। इस बहाव में 4 लोगों के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद राहत और बचाव के ऑपरेशन तेज कर दिए गए। खबर है कि कुल्लू के ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का वेग बढ़ गया है। प्रशासन ने किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। यह था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पत्र याचिका पर अब एक हलफनामा दाखिल किया गया है। अजय गौतम ने नूपुर के समर्थन में 1 जुलाई को चीफ जस्टिस NV रमन्ना को पत्र याचिका प्रेषित की थी। 6 दिन बाद गौतम ने उसी संदर्भ में अन्य कई जानकारियों और दस्तावेजों के साथ हलफनामा भी दाखिल किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाए गए। हलफनामे में पूछा गया कि ऐसी परिस्थिति में नूपुर शर्मा या इस मसले से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत या अप्रत्याशित होता है तो उसके लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP परदीवाला को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। हलफनामे में आगे कहा गया कि दोनों जजों ने उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या के पीछे नूपुर को ही कारण बताया था। साथ ही उन्होंने बिना सुनवाई के ही नूपुर को दोषी मान लिया। एक याचिका नूपुर शर्मा के समर्थन में आई तो एक याचिका उनके खिलाफ भी लगाई गई। याचिकाकर्ता अबू सुहेल ने सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। सुहेल के वकील चांद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 जुलाई यानी आज जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के पास जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशनिंग की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही फैसले में हेट स्पीच पर कार्रवाई की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अर्जेंट मानते हुए सुनवाई को तैयार है। वकील चांद कुरैशी के मुताबिक उनकी याचिका पर 11 जुलाई को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद कोर्ट खुलने के पहले दिन ही सुनवाई हो सकती है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। न्यूज एंकर रोहित रंजन की तरफ से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गलत रेफरेंस में दिखाने के मामले में घिरे हैं। रोहित रंजन की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने याचिका लगाई और कहा कि रोहित रंजन को बीते मंगलवार नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। वेकेशन बेंच की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की खंडपीठ के सामने इस मसले को उठाया गया। इस पर कोर्ट 7 जुलाई यानी कल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने मामले को लिस्ट कराने के लिए कहा है। अब तक कोर्ट के सामने मौखिक रूप में बात रखी गई थी। लिस्ट कराने के लिए लिखित याचिका दायर करनी होती है, जो बाद में करा दी गई। चूंकि कोर्ट के विशेषाधिकार काफी होते हैं तो कोर्ट को जो मामला अर्जेंट लगे उसकी सुनवाई वो पत्र याचिका पर भी कर सकता है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के लिए रोहित की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम आज भी सुबह करीब 9 बजे एंकर रोहित के गाजियाबाद स्थित निवास पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि आरोपी घर में ताला लगाकर फरार पाया गया, इसलिए फरारी का पंचनामा तैयार किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर रोहित रंजन को फरार घोषित कर दिया है। अब आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगी। तीसरी सुर्खी, भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि उसे अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जो पहले मिले 6,31,528 आवेदनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई और 5 जुलाई को समाप्त हो गई। 14 जून को योजना की घोषणा के बाद लगभग एक सप्ताह तक इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी दलों ने इसे वापस लेने की मांग भी की थी। पंजाब विधानसभा में तो इस योजना को राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, लेकिन अब रिकॉर्ड आवेदन आ रहे हैं। सिर्फ वायुसेना ने ही अग्निपथ के तहत भर्ती शुरू की है। जब भारतीय सेना और नेवी की भर्तियां आनी शुरू होंगी तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वैसे पंजाब का जिक्र कर रहे हो तो बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले दिन यानी गुरुवार के रोज शादी करने वाले हैं। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी गई और बताया गया कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत कुछ खास मेहमान ही इसमें पहुंचेंगे। अगली सुर्खी, देश के सबसे बड़े सरकारी ऑडिटर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया। कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 साल में केजरीवाल सरकार का कर्ज 7% बढ़ गया। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा शामिल है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में दिल्ली सरकार पर करीब 32,497 करोड़ का कर्ज था। 4 साल बाद यानी 2019-20 के आखिर में केजरीवाल सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 34,766 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तरह आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार के कर्ज में मोटामाटी 2,268 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह से दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में भी पिछले साल की तुलना में 9% से ज्यादा यानी करीब 4,023 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें, दिल्ली सरकार ओपन मार्केट से कर्ज नहीं ले सकती। दिल्ली सरकार को भारत सरकार ही लोन मुहैया कराती है। क्या की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार पर कर्ज का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू सरप्लस है। ये राज्य सरकार के लिए राहत की बात है। 2019-20 में केजरीवाल सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 7,499 करोड़ रुपए रहा। ये दिखाता है कि खर्च के हिसाब से दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। क्या रिपोर्ट में सब्सिडी को लेकर भी काफी लंबा चौड़ा लेखा जोखा पेश किया गया। सब्सिडी जो फ्री बिजली और पानी पर दी जाती है, इसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा है। 2015-16 में दिल्ली सरकार सब्सिडी पर 868 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि 2019-20 में सब्सिडी के मद में खर्च बढ़कर करीब 3,593 करोड़ रुपए हो गया। यानी 4 साल में सब्सिडी में 92.38% का इजाफा हुआ है। अगली सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम आज फिर से 50 रुपए बढ़ गए। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपए हो गई है। 5 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 18 रुपए महंगा हो गया, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपए की कमी की गई। मई महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में सिलेंडर 1,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। आखिरी सुर्खी, मुख्तार अब्बास नकवी ने नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो अब तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 7 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उससे पहले ही नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपना पद छोड़ा। आज आखिरी बार नकवी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। आज तक के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मंत्रियों को विदाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू ने अपने कोटे के मंत्री आरसीपी सिंह को दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं भेजा था, जबकि बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। और जब वो संसद के सदस्य ही नहीं है तो फिर मंत्री कैसे रहेंगे। तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद नकवी रामपुर की लोकसभा का उपचुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल चर्चा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वो जिम्मेदारी संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की भी हो सकती है, संगठन में भी हो सकती है, या फिर कोई और पद। पर ये सब कयास है। बीजेपी में जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक किसी भी बात को पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता।
आरसीपी सिंह के बारे में भी यही बात कही जा रही थी। पिछले दिनों वो हैदराबाद में नजर आए तो खबर चली कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में कहा गया कि पटकथा ऐसे नहीं लिखी गई है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आहत, नफरत और अपराध, इन 3 कीवर्ड्स को डालकर आप खबरों की गागर खंगालेंगे तो आपको सारी खबरों में एक बात कॉमन मिलेगी, धर्म जिसमें लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, शांति तलाशते हैं। उसी के नाम पर नई नई समस्याएं पैदा की जा रही हैं और शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। कुछ मिसालें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला मामला है अजमेर का। 5 जुलाई के बुलेटिन में लल्लन टॉप ने आपको बताया था कि सलमान चिश्ती नाम के एक हिस्ट्री शीटर अपराधी ने भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या पर इनाम का ऐलान किया। सलमान चिश्ती को अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम बताया गया। अंजुमन कमेटी में वो वोट डालता है, लेकिन दरगाह अंजुमन कमेटी ने तुरंत उससे किनारा कर लिया था। कल आपने नफरत उगलते सलमान चिश्ती को देखा था। अब उस सलमान चिश्ती को देखिए जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस 5 जुलाई की रात ही चिश्ती को उसके घर से उठाकर ले गई थी। धमकी देते हुए जो हेकड़ी चिश्ती वीडियो में दिखा रहा था वो वर्दी के सामने नजर नहीं आई। अजमेर में दरगाह पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चिश्ती का जो वीडियो वायरल हुआ वो संभवतः 3 हफ्ते पुराना है, यानी नूपुर शर्मा के बयान के 1 या 2 दिन बाद का। पुलिस ये भी आशंका जता रही कि वीडियो बनाते वक्त चिश्ती नशे में था। इसे लेकर भाजपा की तरफ से आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस ने ही चिश्ती को नशे वाली बात करने को कहा था। जैसा कि हमने आपको बताया, सलमान चिश्ती एक हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या 14 है, जिसमें हत्या का प्रयास भी शामिल है। कुछ मामलों में सलमान बरी हो चुका है, लेकिन सभी में नहीं। अगर सलमान को कानून ने एक सख्त सबक दिया होता तो किसी की हत्या का आह्वान करने का विचार उसके दिमाग में आता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नतीजा आपके सामने है। सलमान सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी वीडियो का संदेश जहां पहुंचना था पहुंच चुका है। अजमेर से अब चलते हैं महाराष्ट्र के अमरावती। यहां 21 जुलाई को उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की हत्या कर दी गई। उमेश का दोष, उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। 19 जून को आतिफ, शोएब और इरफान शेख नाम के आरोपियों के बीच उमेश की हत्या को लेकर एक मीटिंग हुई। तय हुआ कि उन्हें 20 जून को मारा जाएगा। 20 तारीख को आरोपी उमेश की दुकान से घर तक के रास्ते में घात लगाकर बैठ गए, लेकिन उस रोज उमेश एक दूसरे रास्ते से गए, पर अगले दिन उमेश हत्यारों के शिकार बन ही गए। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उमेश की हत्या का सीधा कारण मालूम नहीं चला, क्योंकि उमेश का कोई दुश्मन नहीं नजर आया। पर जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब पता चला कि उमेश भी ठीक कन्हैया लाल की तरह निशाना बनाए गए थे। अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। आज खबर आई कि इस हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड इरफान खान के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी रेप का एक मामला चल रहा है। इस मामले में इरफान 19 दिन जेल में भी रह चुका है। उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल की हत्या में 7 दिन का फर्क था। अगर उमेश कोल्हे के हत्यारों को जल्द पकड़कर देश भर में एजेंसियों को अलर्ट कर दिया जाता तो सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर धर्मांध लोग इस तरह की बर्बरता कर सकते हैं, तो शायद कन्हैया लाल की जान बच सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। उमेश के बाद लगभग उसी तर्ज पर कन्हैया की हत्या हुई और अब जैसे पूरा देश बारूद के ढेर पर बैठा है। एक छोटी सी चिंगारी से माहौल खराब हो सकता है। बावजूद इसके धर्म के नाम पर हिंसा का आह्वान बंद नहीं हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पहले भी बताया। एक नया उदाहरण देखिए। यूपी की तरफ रुख करते हैं, अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहाँ के महंत राजू दास ने 5 जुलाई की शाम ये बयान दिया। एक फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है, उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नूपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। किसको धमकी दे रहे हैं महंत? क्या वो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो हिंसा का आह्वान कर रहे हैं? चाहे वो अजमेर की दरगाह का एक खादिम हो जो नूपुर शर्मा, जिन पर फैसला इस देश की अदालत करेगी, क्योंकि ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। उसी संविधान से जिसकी मुखालफत केरल के एक माननीय मंत्री कर रहे थे, उसी संविधान से जिसकी शपथ उन मंत्री ने भी ली होगी, उसी संविधान से जिसे हमारे और आपके पुरखों ने तैयार किया, और हमारे और आपके जनप्रतिनिधि जब ज़रूरी समझते हैं तब उसमें बदलाव भी करते हैं, संशोधन भी करते हैं। पर हो क्या रहा है? सब धमकियों के स्वर में बात कर रहे हैं। महंत चाहते हैं कि गृहमंत्री उनकी बात पर ध्यान दें, लेकिन क्या गृहमंत्री इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि महंत ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं जो संभाली नहीं जा सकेगी? क्या इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई हो पाएगी? महंत जिस बात को लेकर नाराज हैं उसे लेकर आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। 2 जुलाई को काली नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर लॉन्च हुआ। इस पोस्टर में देवी काली के वेश में एक महिला है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में प्राइड फ्लैग और तीसरे हाथ में सिगरेट। बवाल सिगरेट के धुएं पर हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों जैसे दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज हो गई। कल हमने आपको बताया था। 5 जुलाई को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा से इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में इस विवाद पर सवाल भी किया गया, और तब महुआ ने कहा था कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इष्ट या आराध्य की कल्पना कैसे करते हैं। मिसाल के लिए भूटान या सिक्किम जाएं तो वहां आप देखेंगे कि सुबह पूजा के वक्त भगवान को विस्की चढ़ाई जाती है। अब अगर आप यही बात उत्तर प्रदेश में किसी को बताएंगे तो हो सकता है कि लोग इसे ईश निंदा मान लें। ऐसे ही हर कोई काली की कल्पना भी करता है। मेरे लिए काली एक ऐसी देवी है जो मांस खाती है, शराब को भी स्वीकार करती है। अगर आप तारापीठ जाएं तो आप साधुओं को धूम्रपान करते हुए देख सकते हैं। तो काली का एक ये स्वरूप भी है जिसकी पूजा होती है हिंदू धर्म के भीतर। मुझे एक काली उपासक के रूप में ये हक है कि मैं काली की अपनी अलहदा कल्पना तैयार करूं। इससे किसी की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। मुझे ये करने का उतना ही हक है जितना आपको ये सोचने का कि आपके इष्ट सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, शाकाहार करते हैं। इसलिए मुझे इस मसले में कोई समस्या नहीं नजर आती। मेरा मानना है कि धर्म निजी मसला है। जब तक किसी के निजी मामले में दखल नहीं होता, तब तक आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं। महुआ का बयान आपने सुना, अपनी राय भी कायम कर ली होगी। नेताओं ने भी अपनी राय कायम कर ली है। महुआ के खिलाफ मध्य प्रदेश में भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर में भी उनके खिलाफ तहरीर दी गई है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस ने महुआ के बयान से किनारा कर लिया था, तो महुआ ने एक और एक्शन लिया। पार्टी के आधिकारिक हैंडल को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। इसके अलावा भाजपा शासित राज्य में एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं काली की उपासक हूं, किसी से नहीं डरती, ना ही गुंडों से, ना पुलिस से और ना ही ट्रोल से। तो ये सब राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। उधर कोलकाता में भाजपा महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेता राम कदम, उन्होंने काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी कर दी है। कांग्रेस से आई प्रतिक्रियाओं की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा कि महुआ मोइत्रा पर वही कहने के लिए हमले हो रहे हैं जो सभी हिंदू पहले से जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में पूजन का तरीका अलग है। अनुयायी भोग में जो चढ़ाते हैं वो इष्ट से ज्यादा अनुयायी के बारे में बताता है। आगे थरूर ने यह लिखा कि अब बिना किसी को ऑफेंड किए धर्म के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं रह गया है। फिर इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से सवाल किया जाने लगा कि क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है। तो आपने देखा 6 जुलाई के दिन भारत किन किन चीजों में उलझा रहा और इस उलझन ने किन महत्वपूर्ण मुद्दों से आपका ध्यान भटका दिया। पर फैक्ट्स की बात हो रही है तो एक फैक्ट और जान लीजिए। जिन डायरेक्टर की फिल्म पर इतना विवाद हो रहा है वो खुद क्या कह रही हैं। द वायर नाम की वेबसाइट से बात की प्रियंका तिरुमूर्ति ने मणिकेलाई से। मणिकेलाई ने क्या कहा, फिलहाल टोरंटो में है और वहां से उन्होंने अपना बयान दिया कि काली को महज हिंदू देवी कहना गलत है। आदिवासी लोक कला और परंपरा में काली की जबरदस्त मौजूदगी है। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से परे दक्षिण एशिया में अलग अलग आदिवासी आस्था परंपराएं काली के अलग अलग रूप गढ़ती हैं।
तमिल और तेलुगु ग्राम परंपराओं में काली आम लोगों में प्रवेश करती हैं, मांस का भोग करती हैं, गांजा पीती हैं, देसी शराब पीती हैं और नृत्य करती हैं। मेरी फिल्म में भी यही होता है, बस फ़र्क इतना है कि काली इस बार टोरंटो के उस इलाके में आई हैं जहां प्रवासी बसते हैं। फिल्म में काली एक फिल्मकार में प्रवेश करती हैं। ये फिल्मकार क्वेयर हैं, सादी भाषा में कहें तो स्ट्रेट नहीं है। उनकी लैंगिक पसंद समाज की मुख्य धर्मी सोच से बंधी नहीं है। ये फिल्मकार टोरंटो के डाउनटाउन इलाके में रहती हैं। ऐसे परिवेश में जब काली आती हैं तो क्या करती हैं, ये फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म में दर्शाई गई फिल्मकार खुद मणिकेलाई हैं। मणिकेलाई अपनी फिल्म और उसके विषय पर अब भी कायम है। न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि सभी पक्षों को सुना जाए और मीडिया का सिद्धांत ये कहता है कि सभी पक्षों के तथ्यों को बताया जाए। हमने आपको आहत करने वाले कथित विषयों के बारे में बताया और शुरुआत में उन 3 विषयों के बारे में बताया जिन पर इस देश को विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। अब आपको तय करना है, आप एक विज्ञान सम्मत समाज गढ़ना चाहते हैं, आप इस देश की तरक्की पर बहस करना चाहते हैं, इस देश की आर्थिक तरक्की, इस देश की सामाजिक तरक्की, इस देश की बौद्धिक तरक्की, या आप इन फसादों में उलझे रहना चाहते हैं। तय आपको करना है, क्योंकि ये जो महान देश है भारत, ये सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये जीते जागते इंसानों का पुंज है। ये हजारों वर्षों की सभ्यता का क्रम है। ये सभ्यता जिसके ध्वजवाहक हम और आप हैं, अलग अलग नस्लों से आए हुए, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं के लोग जो एक साथ आ रहे हैं मानवता के विकास के लिए। और अगर कोई धर्म इसकी बात नहीं करता, आपके भीतर की मनुष्यता को मजबूत नहीं करता, आपके भीतर तर्कवाद को बढ़ावा नहीं देता, आपको संशयों के शमन के लिए प्रेरित नहीं करता, तो फिर मुझे आपकी आस्था में संदेह है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। बातचीत चलती रहे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।